हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में IAS 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज वाइज कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 15 वीडियो है और पुराने वीडियोस को आप मेरे चैनल पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। और इस वीडियो का जो PDF है वो मैंने गूगल ड्राइव के नीचे दिए हुए लिंक में शेयर किया हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। सो पैरा नंबर 10.2.1 है, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इक्विपमेंट शैल बी विथिन +- 2% of the quantity of cement being measured and within +- 3% of the quantity of aggregate admixtures and water being measured। तो जो हम बैचिंग करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं एज पर हमारी जो मिक्स डिज़ाइन है, जो कि हमें कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरत है। सो जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें जो सीमेंट की क्वांटिटी का मेजरमेंट है और हमारा जो मिनरल एडमिक्सचर्स हैं, इन दोनों के मेजरमेंट में हमारा जो एक्यूरेसी होना चाहिए, इट मीन्स कि इट शुड बी विद इन लिमिट ऑफ +- 2%। इट मीन्स अगर हमें सीमेंट का 100 kg डालना था तो जो हमारा इक्विपमेंट जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसका वेट बाई वेट बैचिंग कर रहे हैं अगर सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो दैट शुड बी इन लिमिट ऑफ +- 2%। का मतलब है इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 98 to 102 kg। तो जो हमारा मिक्सिंग प्लांट है वो हमारा सही माना जाएगा। इसी वजह से हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट होता है जहां पर हम बैचिंग करते हैं, जिसमें हमारा बैचिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। मिक्सिंग से पहले हमारा जो पहली स्टेज है कंक्रीट की, वो बैचिंग होती है। सो बैचिंग में हम उस मिक्सिंग प्लांट का कैलिब्रेशन करते हैं। तो कैलिब्रेशन में हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो हमारी सीमेंट और मिनरल एडमिक्सचर्स की +- 2% है, बिकॉज मिनरल एडमिक्सचर्स को सीमेंट का पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट माना गया, इसलिए उसकी लिमिट भी +- 2% है। बट जो हमारे एग्रीगेट्स हैं, हमारे केमिकल एडमिक्सचर्स हैं एंड वाटर, इनमें हमारी जो एक्यूरेसी लिमिट होनी चाहिए दैट शुड बी +- 3% ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड फॉर एग्रीगेट एडमिक्सचर्स एंड वाटर। मतलब उसी के वेट से 3% के लिमिट में होना चाहिए। उसके बाद हमारा 10.2.3 ये कहता है कि जो हमारा प्रपोर्शंस हैं टाइप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, जो हमारा एग्रीगेट्स का ग्रेडेशन है, शैल बी मेड बाई ट्रायल इन सच अ वे सो एज टू ऑब्टेन डेंसेस्ट पॉसिबल कंक्रीट टू एंश्योर दैट कंक्रीट जो हो हमारी ड्यूरेबल हो। और जिस भी पर्पस के लिए हम कंक्रीट को प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। और जितने भी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं दैट शुड बी यूज बाय मास ओनली। दिस इज इन केस ऑफ वेट बैचिंग। ठीक है। उसके बाद हमारा ये कहता है कि जो दिस पैरा इज रिगार्डिंग द वॉल्यूम बैचिंग, कि वॉल्यूम बैचिंग को हम तब अलाउ करेंगे जब हमारा जो वेट बैचिंग मेथड है वो हमारा प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते, एंड प्रोवाइडेड एक्यूरेट बल्क डेंसिटीज ऑफ मटेरियल टू बी एक्चुअली यूज्ड इन कंक्रीट हैव अर्लियर बीन एस्टैब्लिश्ड। मतलब जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं कंक्रीट प्रिपरेशन में, उनकी बल्क डेंसिटीज हमको पहले से ही पता है और हमारा वेट बैचिंग प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है करना, तो हम वी गो फॉर वॉल्यूम बैचिंग। तो जब वॉल्यूम बैचिंग में जाते हैं तो हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बल्किंग इन फाइन एग्रीगेट्स, जिसका कोड IS 2386 में अलाउंस करने का प्रोविज़न दिया हुआ है। सो यहाँ पर मैं डिटेल में बल्किंग फेनोमेना के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि जो हमारी बल्किंग होती है, दिस इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ given mass of fine aggregate caused by presence of moisture या water। होता क्या है, जो हमारे फाइन एग्रीगेट्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उस पर हमारी एक थिन फिल्म डिपॉजिट हो जाती है। दिस इज द थिन फिल्म, और सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से इट टेंड्स टू पुल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से जो हमारी वॉल्यूम होगी
वो हमारी इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज जो वाटर फिल्म होगी सरफेस टेंशन की वजह से इट विल एक्सर्ट अ फोर्स विच विल पुश दी पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से पार्टिकल दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेजर्ड वॉल्यूम होती है वो हमारी फाइन एग्रीगेट्स की ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स जो बल्क वॉल्यूम है हमारी फाइन एग्रीगेट्स की, दैट इज ग्रेटर देन दी ड्राई वॉल्यूम बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना। और जो हमारी एक्सटेंट ऑफ बल्किंग है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि बल्किंग को हमारे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है निकल कर, दैट इज दी जो हमारा परसेंटेज मॉइस्चर है सैंड में या फाइन एग्रीगेट्स में, वो कितना है, और हमारी सैंड की जो फाइननेस है वो कितनी है। और जनरली ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कि जो हमारी ऑर्डिनरी सैंड होती है उसमें जो हमारी बल्किंग होती है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होती है वो 15 से 30% तक बल्किंग होती है हमारी सैंड में। और जनरली ये देखा गया है कि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है जहां पर हमें मैक्सिमम बल्किंग मिलती है, दैट इज अराउंड 4 to 6%। यहाँ पे मैंने ग्राफिकल तरीके से बल्किंग फेनोमेना को समझाया हुआ है कि डिपेंड अपॉन द फाइननेस, तो हमारी अलग अलग फाइननेस की सैंड पे अलग अलग हमारा बल्किंग होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम है हमारा वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर है कि हमारा परसेंटेज जो मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारी सैंड पे वो कितना है। सो अगर किसी भी सैंड के लिए आप देखोगे, फर्स्ट इट इंक्रीजेस, जो हमारा वॉल्यूम है इंक्रीज कर रहा है एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के बाद, पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट के बाद हमारा जो फिल्म होगी इस पर इट विल रप्चर, जो हमारी वाटर फिल्म सराउंड कर रही थी पार्टिकल्स के चारों तरफ, वो हमारी रप्चर कर गई, जिसकी वजह से फिर से हमारी जो वॉल्यूम है वो हमारी डिक्रीज होने लगती है। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू अराउंड 4 to 6% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। और हमारी जो वॉल्यूम आप देख रहे हो यहाँ पे जो बल्किंग हो रही है, परसेंटेज इंक्रीजिंग जो हो रहा है वो अराउंड हमारा 35 to 40% है इन केस ऑफ द फाइन सैंड्स। हमारी जैसे जैसे हमारी फाइननेस आप कम करते जाओगे तो हमारा परसेंटेज बल्किंग जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है। ये आपको रेंज याद रखनी है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सो इस इंक्रीज इन वॉल्यूम के लिए जब भी हम वॉल्यूम बैचिंग करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए जो हमारा IS 2386 का क्लॉज है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, वहां पे हम वॉल्यूम ऑफ सैंड को इंक्रीज करते हैं जब हमारा फेनोमेना बल्किंग फेनोमेना हो रहा होता है बाय ए फैक्टर विच इज नोन एज परसेंटेज बल्किंग। और ये जो करेक्शन मेथोडोलॉजी दी हुई है इस कोड में, दिस इज ओनली अ रफ अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, बिकॉज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट of loose volume is a rough method at the best, but a correction of the right order can easily be determined and should be applied in order to keep the concrete uniform. तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ कि हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज बल्किंग, जो हमारी सैंड में बल्किंग कितना परसेंटेज तक हो सकती है। दिस इज द स्टैंडर्ड रफ अप्रोक्सीमेशन प्रोसीजर सजेस्टेड बाय कोड। इसमें सबसे पहले हमने सैंड लिया, ये कैलिब्रेटेड स्केल है, हमने डैम्प सैंड को फिल किया जो उसकी डेप्थ मेजर की अराउंड 150 mm आ रही थी, एंड दिस इज द लूजली प्लेस्ड डैम्प सैंड सैंपल। उसके बाद हमने उस दूसरे बीकर में क्या किया, सेम स्टैंडर्ड साइज का बीकर लिया, उसमें हमने सफिशिएंट क्लीन वाटर टू हाफ फिल कंटेनर लिया और डैम्प सैंड सैंपल रिमूव्ड फ्रॉम कंटेनर एंड सेट असाइड, इसको खाली करके हमने पानी भर दिया उस पर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सैचुरेटेड सैंड और पानी को सैंड और पानी को मिक्स करके टैंप कर दिया सो दैट जो भी हमारे वॉइड्स वगैरह थे वो रिमूव हो जाएं। और फिर हमने जो डेप्थ मेजर की सैचुरेटेड सैंड की, दिस विल बी दी डेप्थ, और उसके ऊपर हमारा कुछ पानी होगा टू फुली सैचुरेट द सैंड। तो जो हमारी बल्किंग होगी दैट विल बी डिफरेंस इन हाइट बिटवीन डैम्प एंड सैचुरेटेड सैंड। मीन्स 150 हमारी इनिशियल डेप्थ थी जो लूजली प्लेस सैंड थी, और 124 हमारी सैचुरेटेड सैंड है, डिवाइडेड बाई द डेप्थ ऑफ द सैचुरेटेड सैंड। तो हमारी जो 20% हमारी बल्किंग आ रही है, इस 20% के करस्पॉन्डिंग हमें अपनी जो वॉल्यूम है उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सैंड की। बिकॉज हो क्या रहा है, जब हमारी वॉल्यूम बढ़ जा रही है तो एक्चुअल में हम जो हमें सैंड डालनी थी, अगर हम बल्किंग को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी जो कंक्रीट है वो रिचर मिक्स प्रिपेयर हो जाएगी। मीन्स अगर हम नो बल्किंग अलाउंस इज टेकन into account
इन केस ऑफ वॉल्यूम बैचिंग जो हमारी मिक्स बनेगी वो रिचर मिक्स बन जाएगी मीन्स, और हमारा जो कंक्रीट की प्रोडक्शन है वो लोअर हो जाएगा, मतलब पर यूनिट जो हमारा पर यूनिट टाइम जो हमारा कंक्रीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअल में हमने सैंड जितना चाहिए था उतना नहीं डाला, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, लोअर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम इसको बाय एग्जांपल समझें कि अगर हम 1:2:4 का एक नॉमिनल मिक्स लेते हैं जिसको हमें वॉल्यूम बैचिंग करनी है, और यहाँ पर जो हमारा फाइन एग्रीगेट है वो हमारा 2 यूनिट वॉल्यूम को करस्पॉन्ड कर रहा है, एंड दिस इज सीमेंट एंड दिस इज कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आया 10% बल्किंग आया, और हमें जो वॉल्यूम बैचिंग से जो प्रोपोर्शनिंग करनी थी 1:2:4 नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन से करनी थी, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सैंड होगा जो कंक्रीट में हम बल्किंग को अकाउंट में करके डालना है, दैट विल बी 1.1 टाइम्स दी 2, दैट विल बी 2.2 इंस्टीड ऑफ 2 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, अगर हम ये करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे मीन्स हमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है, बिकॉज यहाँ पर ये 2 करस्पॉन्ड कर रहा है हमारा ड्राई सैंड के करस्पॉन्डिंग, एंड सिंस हमारी 10% बल्किंग है तो जो कंक्रीट मिक्स करते समय हमें सैंड डालनी है वो 2.2 यूनिट्स डालनी है। अगर हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे तो होगा क्या कि जो हमारी एक्चुअल ड्राई सैंड हमारी डल जाएगी, दैट विल बी 1.1 इंटू 2, मतलब हमने डाला 2 बट एक्चुअल में वो जो ड्राई सैंड के वॉल्यूम के इक्विवेलेंट अगर हम 2 ही डाल देंगे तो एक्चुअल जो हमारी ड्राई सैंड होगी वो हमारी 1.82 यूनिट्स हो जाएगी। इट मीन्स हमें 1:2:4 मिक्स डिज़ाइन बनानी थी और हम एक्चुअल में बना देंगे 1:1.82:4, विच इज़ नॉट डिजायरेबल, बिकॉज कंक्रीट का प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ सिग्रीगेशन, हनीकॉम्बिंग। ठीक है, इस वजह से हम बल्किंग अलाउंस कंसीडर करते हुए जो वॉल्यूम डालेंगे वो 2.2 मॉइस्ट वॉल्यूम ऑफ सैंड डालेंगे, सो दैट इट विल करस्पॉन्ड टू हमारा 2 यूनिट्स ऑफ ड्राई सैंड। तो हमारा जो हमारी डिजायर्ड नॉमिनल मिक्स थी वो हमारी अचीव हो जाएगी। दिस इज हाउ वी टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज है हमारा, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट वाटर सीमेंट रेशियो जो हमें रखना है कांस्टेंट रखना है फॉर डिफरेंट बैचेस, वो वेरी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कंक्रीट की प्रॉपर्टीज में भी वेरिएशन आ जाएगा। सो दैट टू दिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन बोथ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट शैल बी मेड फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। मीन्स जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मॉइस्चर कंटेंट है वो हमें फ्रिक्वेंटली डिटरमाइन करना है, और दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द इंजीनियर इंचार्ज अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस। बिकॉज जो भी हम एग्रीगेट्स लाते हैं वो हम सारे तो यूज़ नहीं कर पाते, हम उनको कहीं पर एक जगह स्टॉक कर देते हैं। सो दैट जब हम उससे कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक दी सर्टेन एडजस्टमेंट्स फॉर द एक्चुअल वाटर प्रेजेंट इन द एग्रीगेट्स। तो जो अमाउंट ऑफ एडेड वाटर है दे शैल बी एडजस्टेड टू कंपनसेट फॉर एनी ऑब्जर्व्ड वेरिएशन इन द मॉइस्चर कंटेंट। अगर हमारा एग्रीगेट में कुछ पानी आ जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, देन हमें जो पानी का कंटेंट है जो एज पर मिक्स डिज़ाइन था उसे रिवाइज करना पड़ेगा। सो उसके डिटर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है मॉइस्चर कंटेंट को वो IS 2386 पार्ट 3 में दिया हुआ है कि हमें मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालना है और जो एडजस्टमेंट करना है वो कैसे करना है। ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जो भी एग्रीगेट्स हम बैच करते हैं अगर वो हमारा सरफेस वेट कंडीशन में है, सबसे पहले तो जो मिक्स डिज़ाइन करते हैं वो हमारी SSD कंडीशन में करते हैं, मीन्स सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, जिसमें ये मानते हैं कि हमारे जो एग्रीगेट्स के सरफेस है उस पर हमारा कोई वाटर नहीं है। बट साइट पर जब हम एक्चुअल में कंक्रीटिंग वर्क कर रहे होते हैं तो जो हमारे एग्रीगेट्स जो कि हमने साइट पर लाकर स्टॉक कर रखे हैं इन द पाइल फॉर्मेशन, देयर इज ऑलवेज सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट।
ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो जो सरफेस वेट कंडीशंस बन जाती है उसकी वजह से हमें अपना वाटर और एग्रीगेट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए हमें 100 लीटर्स वाटर डालना था, जो एज पर मिक्स डिज़ाइन था, जो कि हमारी एसएसडी कंडीशन पर थी, मतलब सरफेस सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। बट साइड पे हमारी सरफेस वेट कंडीशन है, जहाँ पर हमें 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में जो 100 लीटर्स डालना था उसको हमें रिवाइज करना होगा, और जो हमारे फाइन एग्रीगेट्स थे वो हमें 500 kg डालना था। इसी तरह कोर्स एग्रीगेट की भी कुछ क्वांटिटी x मान लेते हैं। ठीक है, और हमने जो IS 2386 के प्रोसीजर से जब टेस्ट किया तो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट आया, सरफेस मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज 3%। तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ पानी हमारे एग्रीगेट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मिक्स डिज़ाइन में जो हमने ड्राई कंडीशन मानी थी वो एग्जैक्टली फील्ड को मैच आउट नहीं कर रही, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देंगे जो एक्चुअल साइट पर हमें डालना है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी रिड्यूस्ड विल बी, हमारा 100 लीटर्स था, हम इसको 3% रिड्यूस कर देंगे बाई वेट ऑफ दी फाइन एग्रीगेट्स। अगर हम फाइन एग्रीगेट्स के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो आएगी ये हमारी आ जाएगी 85 लीटर्स। मीन्स जो पानी हमें डालना है वो हमारा 85 लीटर्स डालना है, बिकॉज वहाँ पे हमारा जो एग्रीगेट्स हैं वहाँ पर हमारा 3% मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और हमारा जो वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट था फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए 500 kg, उसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा बाई 15 kg, विच विल बी अराउंड 515 kg। ठीक है, इसी तरह हम कोर्स एग्रीगेट्स में भी एडजस्टमेंट करेंगे और क्वांटिटी ऑफ वाटर कोर्स एग्रीगेट के रेस्पेक्ट में भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि हम ऐसा क्यों करते हैं, एंड दिस इज हाउ द एडजस्टमेंट्स फॉर द मॉइस्चर कंटेंट इज मेड। बट अगर हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डाटा, तो कोड ये कहता है ओनली इन केस ऑफ नॉमिनल मिक्सेस, नॉमिनल मिक्स डिजाइन के केस में द अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर में बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द गिवन वैल्यूज। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं टेबल 10 में जो दी हुई हैं, दे आर ओनली अप्लीकेबल फॉर द जो हमारा नॉमिनल मिक्सेस हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल मिक्सेस हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है। तो हम ये मानते हैं कि जो वेरी वेट सैंड होगी उसके लिए हम जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन सरफेस पे जो हमारा वाटर है वो 7.5% ऑफ द वेट ऑफ द दिस सैंड को हम मानेंगे कि इतना पानी हमारे उसके एग्रीगेट्स के सरफेस पर प्रेजेंट है। उसी तरह हमारे मॉडरेटली वेट सैंड पे 5.0 होगा, मॉइस्ट सैंड पर 2.5% होगा, मॉइस्ट ग्रेवल और क्रस्ट रॉक पे सबसे कम होगा, बिकॉज जैसे जैसे हमारा कोर्सर द एग्रीगेट होगा लेसर द वाटर इट विल कैरी, बिकॉज जो सरफेस एरिया हो रहा है वो हमारा रिड्यूस होता जा रहा है जैसे जैसे हमारा कोर्सर एग्रीगेट की तरफ हम जा रहे हैं। इसलिए जो हमारा वाटर रिटेंशन होगा सरफेस एरिया कम होने की वजह से हमारा कम होगा, और वाटर जो सरफेस पर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू फाइन एग्रीगेट्स। और ये लीटर पर मीटर क्यूब के टर्म्स में अगर देखेंगे कि इतना लीटर हमारा वाटर जो है पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट वो हमारा प्रेजेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बट दे आर अप्लीकेबल फॉर नॉमिनल मिक्सेस, जिनके बारे में ऑलरेडी ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। इसमें डिफरेंट प्रपोर्शंस जो हैं बाय कन्वेंशनल मेथड्स वी प्रिपेयर द कंक्रीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है नो सब्सटीट्यूशन इन मटेरियल यूज्ड ऑन द वर्क और अल्टरेशन इन द एस्टैब्लिश्ड प्रपोर्शन। जो भी हमने प्रपोर्शंस, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम कंक्रीट में यूज कर रहे हैं उसके जो प्रपोर्शंस हमें डालने हैं उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं करना है एक्सेप्ट एज परमिटेड इन 10.2.4 एंड 10.2.5, जिसमें हमें बल्किंग और हमारा सरफेस वेट कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो एडजस्टमेंट करना है ये तो करना ही करना है। इसके अलावा अगर कुछ आपको करना है तो दैट हैज़ टू बी टेकन अप्रूवल फ्रॉम द इंजीनियर इंचार्ज, और उस पर हमें कुछ एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर हम कुछ चेंजेस मिक्स डिज़ाइन में कर रहे हैं या प्रोपोर्शंस में कुछ कर रहे हैं, सो दैट जो क्वालिटी और स्ट्रेंथ की कंक्रीट की है वो हमारी वेरी ना करे, that should be satisfactory।
जब हमने बैचिंग कर ली होती है, सारे इंग्रेडिएंट्स का एक्यूरेट मेजरमेंट हो गया है कि हमें कितना कितना क्वांटिटी डालना है कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंक्रीट प्रोडक्शन में मिक्सिंग। मिक्सिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मेक कंक्रीट मास होमोजीनियस, मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज जो हों वो हमारी थ्रू आउट द मिक्स वो हमारी कांस्टेंट हों, एंड इट शुड बी इन यूनिफॉर्म कलर। जो कंक्रीट प्रिपेयर हो रही है दैट शुड हैव यूनिफॉर्म कलर, और उसकी जो कंसिस्टेंसी हो वो हमारी यूनिफॉर्म हो। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो जो मिक्सिंग हम कंक्रीट की करते हैं देयर आर टू मेथड्स। सबसे पहला मेथड है दिस इज हैंड मिक्सिंग। इसमें क्या करते हैं, फर्म ग्राउंड पे हम कंक्रीट के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। और जनरली ये मेथड जो प्रेफर किया जाता है ये हमारा स्मॉल जॉब्स जहाँ पर होती हैं वहाँ पर प्रेफर करते हैं। और बिकॉज जो हैंड मिक्सिंग होता है इट कैन नॉट बी थॉरो न होने की वजह से इट इज़ डिज़ायरेबल कि हम उसमें जो सीमेंट का कंटेंट है वो हम 10% इंक्रीज कर दें टू कैटर फॉर inferior कंक्रीट प्रोडक्ट, बिकॉज देयर आर चांसेस कि जो कंक्रीट की क्वालिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें नहीं मिलेगी। सो हम कंक्रीट का इनिशियली ही जब मिक्स कर रहे होंगे, हैंड मिक्सिंग कर रहे होंगे, तो हम 10% जो हमें इनिशियली डालनी थी उसका 10% हम इंक्रीज करके कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करेंगे टू काउंटर फॉर पॉसिबल इंफीरियर कंक्रीट प्रोड्यूस्ड। उसके बाद दूसरा मेथड जो आता है हमारा मिक्सिंग करने का दैट इज मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग में क्या करते हैं, हमारी जो मिक्सिंग होती है वो हमारी मैकेनिकल मिक्सर्स की हेल्प से होती है, ठीक है। और जो मैकेनिकल मिक्सर्स हैं दे शुड कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS इंडियन स्टैंडर्ड्स, हमारे कोड हैं 1791 एंड IS 12119। ये स्टैंडर्ड कोड्स में हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे मिक्सर्स को लेके वो दिए हुए हैं, और जो भी हम कंक्रीट प्रोडक्शन में मिक्सर्स यूज़ कर रहे हैं वो इनको कंप्लाई करना चाहिए। तो IS 179 में जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिकल मिक्सर्स को भी हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें पहला कैटेगरी जो है वो है हमारा बैच मिक्सर्स, और दूसरी जो कैटेगरी है दिस इज द कॉन्टिन्यूअस मिक्सर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे बैच मिक्सर्स होंगे इसमें जो कंक्रीट प्रोडक्शन होगा वो बैच बाय बैच होगा विथ सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है। और जनरली से इन मिक्सर्स को हम स्मॉल एंड मीडियम साइज वर्क्स के लिए यूज करते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस मिक्सर्स होंगे हमारे जनरली जो हमारे सेंट्रल मिक्सिंग प्लांट्स होते हैं जहां पर कंक्रीट की कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन होती है वहां पर हमें इन मिक्सर्स को यूज करना होता है, वेयर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, लार्ज साइज ऑफ वर्क्स जहां पर चल रहे हैं, जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है वहां पर इन सब मिक्सर्स की हमें जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो हमारे बैच मिक्सर्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर हम पुराने वाले पैरा की बात करें इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मिक्सचर्स हैं दैट शैल बी फिटेड विथ वाटर मेजरिंग डिवाइसेस, उसमें हमारा वाटर की क्वांटिटी जो हम डाल रहे हैं मिक्स में उसको मेजर करने के रेगुलेट करने के लिए हमारे पास वाल्व होता है विच इज़ ऑटोमेटेड एंड देयर इज़ अ मीटरिंग सिस्टम इन देयर and the mixing shall be continued until there is a uniform distribution of materials and the mass is uniform in color and consistency. If there is a segregation after unloading, अगर हमारा जब कंक्रीट मिक्सर से हम कंक्रीट को जहां पर साइड पे प्लेस करना था वहां पर अनलोड कर रहे हैं तो कंक्रीट को हमें फिर से रीमिक्सिंग करना पड़ेगा सो दैट जो हमारी डिजायर्ड स्ट्रेंथ है और डिजायर्ड वर्केबिलिटी है वो हमारी इंश्योर हो जाए।
ठीक है। तो जो हमारे बैच मिक्सर्स जिनकी बात कर रहा था मैं, वो दो तरीके के होते हैं हमारे। पहला हमारा है पैन टाइप मिक्सर्स, और दूसरी कैटेगरी के जो हमारे बैच मिक्सर्स हैं, जो हमारा IS 1791 सजेस्ट करता है, उसमें हमारे ड्रम टाइप बैच मिक्सर्स हैं, जो कि इस बेसिस पे क्लासिफाइड है कि जो हमारी टेक्निक है, ये किस टेक्निक से हम कंक्रीट को डिस्चार्ज कर रहे हैं एट साइट। ठीक है। तो हमारा पहला जो मिक्सर्स है उसमें ड्रम टाइप मिक्सर्स में पहला है हमारा टिल्टिंग मिक्सर्स। ठीक है। टिल्टिंग मिक्सर्स क्या होंगे, इसमें हम अपने कंक्रीट जब हमारी बैच में प्रिपेयर हो रही है तो कंक्रीट इज प्लेस्ड एट साइट बाय टिल्टिंग। तो यहाँ पर एक हमारा बाउल शेप का ड्रम है, एक एंड हमारा ओपन रहता है जहाँ पर कंक्रीट की प्रोपोर्शंस हम डाल देते हैं एंड मिक्स करके इसको टिल्ट करके हम साइड पे प्लेस कर देते हैं कंक्रीट के। तो जनरली ये हमारे टिल्टिंग मिक्सचर्स हैं, जो कि हमारे डिफरेंट डिजिग्नेशन में लिखे जाते हैं, लाइक 100T, 140T एंड 200T। ये हमारे 3 स्टैंडर्ड मिक्सर्स हैं, जिसमें जो 100, 140 एंड 200 है, ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारी जो नॉमिनल बैच कैपेसिटी है, मिक्स्ड बैच कैपेसिटी है इन लीटर्स फॉर कंक्रीट, वो कितनी है। मीन्स 100T मिक्सर की जो बैच कैपेसिटी होगी वो 100 लीटर्स ऑफ मिक्स्ड कंक्रीट होगी। इसके बाद दूसरा कैटेगरी का हमारे पास मिक्सर है, दिस इज नॉन टिल्टिंग मिक्सर, जिसमें हमारा कंक्रीट को जब प्लेस करते हैं तो जो हमारा ड्रम है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और जो कंक्रीट का प्लेसमेंट है विद द हेल्प ऑफ शूट हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं, और इस हर से हम अपने इंग्रेडिएंट्स को फेड करते हैं। मतलब जो भी हमारा सीमेंट एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हमें डालना है, इधर से डालेंगे और यहाँ पर हमारी रिवॉल्व होगी ये टैंक ड्रम। इसके अंदर ब्लेड्स फिटेड होते हैं विच विल इंश्योर कि हमारी जो मिक्सिंग है वो यूनिफॉर्म हो एंड दैट कंक्रीट इज डिस्चार्ज विदाउट नॉन टिल्टिंग। इसमें जो हमारे साइज अवेलेबल आते हैं दैट इज 200 NT, 280 NT, 340 NT, 400 NT and 800 NT. These are the standard batch capacities non-tilting mixer available as per IS 1791. उसके बाद हमारा तीसरा कैटेगरी का जो मिक्सर है वो है रिवर्सिंग मिक्सर्स। रिवर्सिंग मिक्सर्स में भी हमारा नॉन टिल्टिंग मिक्सर टाइप का अरेंजमेंट रहता है, जो कि हमारे 200R, 280R, 340R एंड 400R बैच कैपेसिटी में अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक मैंने और मिक्सर दिखाया हुआ है विच इज माउंटेड ऑन अ ट्रक। इसमें ये एक हमारा रिवॉल्विंग सिलेंडर लगा हुआ है जिसपे हमारा कंक्रीट जो है वो मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं, एंड दिस इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कंक्रीट फ्रॉम बैचिंग प्लांट से साइट में ले जाने के लिए, जहां पर कंक्रीट का प्रोडक्शन हो रहा है जनरली, या जहां पर हमारा कॉन्टिन्यूस बैचिंग प्लांट्स होते हैं जहां पे कॉन्टिन्यूस हमारी कंक्रीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे दीज रैपिड ट्रांजिट मिक्सर्स बोलते हैं इनको, विच आर माउंटेड ऑन अ ट्रक। इसीलिए इनको हम ट्रक माउंटेड मिक्सर्स भी बोलते हैं। दीज आर द रैपिड ट्रांजिट मिक्सर्स। यहाँ पे हमारी फीडिंग होती है एंड यहाँ पर हमारा एक मेजरिंग टैंक लगा होता है वाटर का, जो कि वहाँ पे मीटरिंग डिवाइसेस होती है विच इज कंट्रोल्ड बाय द ड्राइवर, एंड उसके पास इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कितना पानी हमें यहाँ पे रेगुलेट करके डालना है ड्यूरिंग द मिक्सिंग प्रोसेस, जब हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है कंक्रीट बैचिंग प्लांट से वहाँ तक। ठीक है। तो इसमें हमारा जो ट्रांजिट मिक्सर्स हैं इनकी जो जनरल कैपेसिटी है जिसमें अवेलेबल रहते हैं 4 to 12 क्यूबिक मीटर तक साइज में आते हैं हमारे ये मिक्सर्स, एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रेश कंक्रीट। तो कुछ हमारी मिक्सिंग की गाइडलाइंस हैं जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जनरली जो हमारी मिक्सर्स की जो स्पीड रहती है वो हमारी इन जनरल 15 to 20 RPM रहती है। ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फील्ड में टेस्ट परफॉर्म करके ये रिजल्ट्स सिमुलेट किए गए हैं,
और फॉर प्रॉपर मिक्सिंग जो हमारे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हैं, कितने रिवोल्यूशंस पर मिनट हमारा मिक्सर घूमेगा, सो दैट इट प्रोड्यूसेस कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी, जनरली 25 to 30 रहता है। और जैसे ही हमारा फॉर गाइडेंस मिक्सिंग टाइम शैल बी एटलीस्ट 2 मिनट। तो हमारा ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिक्सिंग टाइम है कि कितनी देर तक हमें कंक्रीट को मिक्स करना है कि जो हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की वो हमारी हमें मिल जाए एंड कंक्रीट जो बने हमारी एडिक्वेट वर्केबिलिटी की रहे। सो अगर हम मिक्सिंग टाइम को एक लिमिट से ज़्यादा कम कर देंगे तो हमारी जो कंक्रीट की क्वालिटी होगी वो पुअर क्वालिटी की हमको कंक्रीट मिलेगी। और अगर हम टाइम मिक्सिंग टाइम जो होगा उसको बढ़ा देंगे एक लिमिट के बाद तो हमारी अनइकोनॉमिकल मिक्स मिलेगी, जिसकी वजह से देयर इज अ चांस ऑफ सिग्रीगेशन। ठीक है। और जो मिक्सिंग टाइम होता है दिस इज अ फंक्शन ऑफ दो इंपॉर्टेंट चीजों का फैक्टर होता है कि हमारा जो मिक्सर का कैपेसिटी है, ठीक है, और हमारे जो एग्रीगेट्स हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करने के लिए, इन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर से हमारा मिक्सिंग टाइम गवर्नड होता है। तो जनरली जो हमारी कैपेसिटी मिक्सर की है अगर हमारी वो 3 क्यूबिक या 3 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है तो हमारा जो टी मिनिमम है यानी मिक्सिंग टाइम है फॉर नेचुरल एग्रीगेट्स हो सकते हैं या हमारे मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स जो हम साइट पर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारा नेचुरल एग्रीगेट्स के लिए हमें 2 मिनट हमारा मिक्सिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट के लिए हमें 2.5 मिनिमम 2.5 मिनट्स हमें मिक्सिंग टाइम रखना ही रखना है। इससे कम कैपेसिटी पे अगर हम जाते हैं मिक्सर की तो हमें मिनिमम 2 मिनट रखना ही रखना है। ये हमारा कोड की गाइडलाइंस है टू हैव द यूनिफॉर्म मिक्स, जिसकी जो रिजल्ट होंगे वो वर्केबिलिटी और वो सब रिजल्ट्स अच्छे देंगे। फॉर अदर टाइप्स ऑफ मोर एफिशिएंट मिक्सर्स मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन शैल बी फॉलोड। अगर हमारे बहुत ही एफिशिएंट मिक्सर्स हम यूज़ कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर्स सजेस्ट करेंगे और उसको रिव्यू करने के बाद हम मिक्सिंग टाइम डिसाइड कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए इट मे बी डिसाइडेड बाय द जो हमारा काम कराने के लिए इंजीनियर इंचार्ज है विथ अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। उसके बाद है वर्केबिलिटी शुड बी चेक्ड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। ठीक है। और जो हमारी गाइडलाइंस है वर्केबिलिटी के लिए वो IS 1199 में दी हुई हैं, किस फ्रिक्वेंट इंटरवल से हमें वर्केबिलिटी को चेक करना है। और जो हमारे डिफरेंट हम एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो हम केमिकल एडमिक्सचर्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे डिटार्डर्स, प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर दिए हैं, उनकी जो लिमिट है वो 0.15, 0.5, 1.0 एंड 2.0 इनकी लिमिट है। मीन्स रिटार्डर की जो लिमिट है कंक्रीट मिक्स में दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0.5% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल। मतलब जो भी इनका वेट है वो सीमेंट के वेट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी प्लास्टिक केमिकल एडमिक्सचर्स का प्रपोर्शनिंग है जो भी हम डाल रहे हैं दे आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल्स मीन सीमेंट unless a higher value is agreed upon between manufacturer and the constructor based on performance test। इस तरह के हमारे 200 लीटर्स या 250 kg के ड्रम्स में हमारे एडमिक्सचर्स आते हैं और जब कंक्रीट मिक्स में हम डालते हैं इसको एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट तो जो इनकी लिमिट है ये हमारे कोड ने रिस्ट्रिक्ट की है बिकॉज इसके पास जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं एडमिक्सचर्स की वो रिवर्स हो जाएंगी, इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो प्लास्टिसाइजर की जो लिमिट है वो 1% है मैक्सिमम और सुपर प्लास्टिसाइजर की जो क्वांटिटी है वो 2% बाई द वेट ऑफ सीमेंटियस मटेरियल यानी सीमेंट के वेट से हमें लिमिट की गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है हमारा रिगार्डिंग द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क का मतलब होता है शटरिंग, जो कि आप इन जनरल लेमैन लैंग्वेज में यूज़ करते हो कि फॉर्म वर्क को हम शटरिंग बोलते हैं। तो जो फॉर्म वर्क हम लगा रहे हैं मीन्स कंक्रीट को कि जब कास्टिंग करनी है हमें किसी भी मेंबर के लिए तो जिस शेप में हमको कंक्रीट की डिज़ायर्ड शेप चाहिए मीन्स कॉलम में कास्टिंग करनी है बीम में तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये कॉलम है हमारा एंड दिस इज़ बीम और जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है दिस इज़ फॉर्म वर्क।
जिसके अंदर हम कंक्रीट को फर्दर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमें शटरिंग बांधनी पड़ती है पहले, एंड दैट शुड बी सफिशिएंटली रिजिड ड्यूरिंग प्लेसमेंट एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। ये सफिशिएंट रिजिड होना चाहिए, अदरवाइज ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन ये हमारी डैमेज हो सकती है और जो हमारा डिजायर्ड शेप है वो हमारा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। एंड इट शैल बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट शुड प्रिवेंट लॉस ऑफ स्लरी फ्रॉम द कंक्रीट, मीन्स कोई भी हमारा लीकेज नहीं होना चाहिए। और जो इसकी डिज़ाइन एंड डिटेलिंग है फॉर्मवर्क की, वो हमारे IS कोड 14687 में दी हुई हैं। ये ध्यान रखना है, आपकी फॉर्मवर्क की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, डिज़ाइन है कि कैसे हमें करना है, कैसे डिटेलिंग करनी है, वो IS 14687 में दी हुई हैं। और जो गुड फॉर्मवर्क की कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे मैंने समराइज़ किया हुआ है कि जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हम डिफरेंट तरीके का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द प्लाईवुड, वी कैन यूज़ टिम्बर्स, वी कैन यूज़ आयरन, स्टील, ठीक है। तो इट शुड बी चीप एंड रीयूजेबल। स्वेलिंग और श्रिंकेज नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जो सरफेस होना चाहिए वो हमारा स्मूथ होना चाहिए, सो दैट जो फिनिशिंग मिले हमें कंक्रीट के मेंबर की वो अच्छी हो और हमारी इजी स्ट्रिपिंग हो जाए। स्ट्रिपिंग का मतलब है कि जब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम जब फॉर्मवर्क को निकालेंगे तो वो हमारा स्ट्रिपिंग पीरियड कहलाएगा। तो आसानी से हमारा फॉर्मवर्क निकल आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा कंक्रीट में मेंबर के साथ ही चिपक कर रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम अंदर ऑयलिंग वगैरह करते हैं। लाइट इन वेट होना चाहिए। इट शुड बी प्रैक्टिकली वाटर प्रूफ सो दैट इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कंक्रीट। द मटेरियल ऑफ फॉर्मवर्क शुड नॉट वॉर्प एंड गेट डिस्टॉर्शंस, मीन्स वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वॉर्पिंग एंड डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। द जॉइंट्स इन द फॉर्मवर्क जो हो रहे हैं दे शुड बी टाइट अगेंस्ट द लीकेज ऑफ द सीमेंट ग्राउट, बिकॉज एक सर्टेन लेंथ में ही हमारा फॉर्मवर्क बनेगा टू कैटर फॉर ईजी ट्रांसपोर्टेशन एंड फिक्सिंग। तो हमारा जो जॉइंट होगा ये प्रॉपरली हमें फिक्स करना है कि हमारा लीकेज ना हो, और जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए अंडर द सेल्फ वेट वो हमारा मिनिमम होना चाहिए। दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कि गुड फॉर्मवर्क कैसे हमें डिज़ाइन करना है। यहाँ पर ये मैंने कुछ टिम्बर का फॉर्मवर्क दिखाया हुआ है जिसमें ये दीज आर द प्लैंक्स ऑफ टिम्बर, उसको फिक्स किया हुआ है, कॉलम की शटरिंग बनाया है, एंड विच इज़ कंपोज ऑफ साइड एंड एंड प्लैंक्स, यॉक, नट एंड बोल्ट्स की हेल्प से इसको पोजीशन किया हुआ है, एंड कंक्रीट को अब इसके अंदर प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे देयर आर सर्टेन स्पेसिफिकेशंस विच हैव बीन सजेस्टेड बाय द कोड। ये हमारी कुछ टॉलरेंसेस दी हैं हमारे कोड ने कि ऑन द शेप्स, लाइंस एंड डायमेंशंस शोन इन द ड्राइंग शैल बी विद इन द लिमिट्स बिलो, मीन्स जो भी हम ड्राइंग्स इशू कर रहे हैं काम कराने के लिए साइट पे, तो हमारी जो शेप्स और डायमेंशंस हैं हमारे कंक्रीट के मेंबर्स की, वो एक लिमिट के अंदर ही रहनी चाहिए, बिकॉज उन्हीं के बेसिस पर हम अपना फॉर्मवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो सपोज हमारा अगर कॉलम या बीम है तो उसके क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशंस हैं उसमें हमारा ±12 + 12 mm और -6 mm से ज़्यादा हमारा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर हम फुटिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, दिस इज़ द फुटिंग विच इज़ शोन, एंड इसका ये प्लान दिखाया हुआ है मैंने जो फुटिंग का है। तो जो डायमेंशंस हैं प्लान में, उनकी डायमेंशंस जो होनी चाहिए वो +50 mm और -12 mm से की रेंज में होनी चाहिए। इससे बाहर हमारी जो डायमेंशन है उनका डेविएशन नहीं होना चाहिए जो हमारे प्लान में शो कर रहे हैं, सो दैट कि जो हम फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्ट करें वो हमें एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायरमेंट है जिस शेप की, वो हमें विदाउट एनी डेविएशन हमें मिले। जो इसेंट्रिसिटी है that should be within 0.02 times the width of the footing in the direction of deviation but not more than 50 mm। जो थिकनेस होनी चाहिए हमारी फुटिंग की, दिस इज द थिकनेस ऑफ द फुटिंग, इसकी जो डायमेंशन है दैट हैज़ बीन लिमिटेड, उसमें जो डेविएशन होगा दैट शुड बी ±0.05 टाइम्स द स्पेसिफाइड थिकनेस। These tolerances apply to concrete dimensions only and not in position of vertically reinforcing steel or details। तो जो हमारी ये tolerances हैं ये सिर्फ और सिर्फ concrete dimensions हैं, इनमें हमारा reinforcement steel या डबल बार जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी पोजीशनिंग से इनका कोई रिलेशन नहीं है। दे आर ओनली एप्लीकेबल फॉर दी concrete dimensions। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।